तो यहाँ इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। और यहाँ पे इस वाले कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 बे। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड ऑर्डर मान ले कि 1 है, मान ले है ही, और ये वाला बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। तो मान ले कि इस वाले की लेंथ मैं लिखता हूँ x और इस वाले की लेंथ क्या लिखता हूँ? y। कौन ज़्यादा होगा बे? अरे कौन ज़्यादा होगा? x ज़्यादा होगा कि y बे? x ज़्यादा होगा। किससे? y। ये समझ में आ रहा है ना बे कैसा होगा? ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर मतलब कम बॉन्ड लेंथ। ठीक है, लेकिन क्या हुआ जब एक्सरे डिफ्रैक्शोमीटर से देखे ना, एक्सरे डिफ्रैक्शोमीटर से, एक्सरे डिफ्रैक्शोमीटर जानते हो क्या होता है? जो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस निकालता है, और जब न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस निकाल के देखिए तो एक्स और वाई दोनों बराबर आ रहे हैं। एस डेड एन में जब दोनों निकाल के देखे तो बराबर। कैसे? एक्सेप्शन। हर जगह एक्सेप्शन ही रहेगा क्या? लिखो रेजोनेंस। रेजोनेंस का नाम सुने हो? अरे वो कोचिंग नहीं बे, दूसरा रेजोनेंस, केमिस्ट्री वाला रेजोनेंस। रेजोनेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और कहते हैं अगर रेजोनेंस तुम्हें आता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें आएगी, और रेजोनेंस नहीं आता तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगी। तो ये एक चीज़ है जो थोड़ा अच्छे से सीखने वाली है, और अभी केमिकल बॉन्डिंग में बस इसका इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ मैं। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो उसमें बहुत अच्छे से रेजोनेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। व्हेन सम प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन only explain by more than one Lewis dot structure, these structures are called resonating structure or canonical form, and the actual molecule is the resonance hybrid of all रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। डेफिनेशन बस यही है। अब ये है कि इसको पढ़ोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? नहीं बे, कैसे आएगा? अंग्रेजी में लिखवा है। तो इसको समझाते हैं हिंदी में कि आखिर इसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पे जो एसीटेट आयन है वो इस तरह का दिख भले ही रहा है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। ये जो बना है यहाँ पे देख, ऑक्सीजन के ऊपर ये क्या स्माइली जैसा क्या बना है बे? ये स्माइली नहीं है। ये जो 2 आंखें दिख रही है ना, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर। और ये जो ऐसे पोकर फेस बना है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव चार्ज। ऐसे नेगेटिव चार्ज मैं बनाता हूँ फिलहाल। तो ये कहा जाता है कि रेजोनेंस में ये जो नेगेटिव चार्ज है वो एक जगह पे नहीं रहता, इसी ऑक्सीजन पे नहीं रहता, ये वाला ऐसा घूमता रहता। तो ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आता, और इस जगह पे कैसा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड आ जाएगा बे? डबल बॉन्ड। और कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है? 4, है ना? तो ये कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? सिग्मा बॉन्ड की पाई बॉन्ड बे? ऐसा पाई बॉन्ड तोड़ दे। सिग्मा पाई जानते हो? वो भी नहीं सुने हो क्या? एक बॉन्ड ऐसे तोड़ देगा, कोई भी तोड़ देगा, जो तुम्हें खराब लगता है उसको तोड़। तो अब जो अगला स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। इसके पास भी आंखें। तो अभी फिलहाल इस वाले स्ट्रक्चर में देख, नेगेटिव चार्ज कहाँ था? इस वाले ऑक्सीजन, और डबल बॉन्ड कहाँ था बे? इन दोनों कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड कहाँ गया? इन दोनों कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। और नेगेटिव चार्ज किस पे आ गया? कौन सा लुईस डॉट स्ट्रक्चर सही है एसीटेट आयन के लिए? दोनों ही सही है, दोनों में ऑक्टेट पूरा, तो दोनों में से कुछ भी बना लो। तो एक्चुअल मॉलिक्यूल, ये जो 2 लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, इन्हीं को हम कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं? अरे कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और एक्चुअल मॉलिक्यूल किसके जैसा दिखेगा? पहले वाले जैसा कि दूसरे वाले जैसा? दोनों के जैसा, दोनों का हाइब्रिड होगा। और एक्चुअल मॉलिक्यूल कुछ ऐसा देखते हैं। तो CH3 यहाँ पे होगा, और सिंगल बॉन्ड तो एक है ही,
और ये जो एक बॉन्ड है वो कितनी जगह जा रहा है, 2 जगह, तो हर जगह कितना कितना कंट्रीब्यूशन होगा, आधा आधा, ठीक है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कितनी जगह जा रहा है, 2 जगह, तो हर जगह कितना कितना कंट्रीब्यूशन होगा, -1/2 और -1/2। एक्चुअल मॉलिक्यूल इस जैसा दिखेगा। या इसको हम लोग क्या भी बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड भी बोलते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड भी बोलते हैं। और एक्चुअल मॉलिक्यूल लुईस स्ट्रक्चर है कि नहीं है बे? नहीं है। लुईस स्ट्रक्चर में कभी आधा बॉन्ड दिखाते हैं क्या? नहीं। तो ये लुईस स्ट्रक्चर नहीं है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक्चुअल मॉलिक्यूल है, वो रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जो एक्चुअल में एसीटेट आयन होगा वो किसके जैसा दिखेगा, पहले वाले जैसा कि दूसरे वाले जैसा? तीसरे वाले। और तीसरे वाले में यहाँ पे देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है बे? एक है कि ये तो एक बॉन्ड तो है ही, और ये कितना बॉन्ड है, आधा। तो टोटल एक्चुअली इफेक्टिवली कितना बॉन्ड है यहाँ पे, 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर जो यहाँ पे आएगा वो आएगा 1.5 इस जगह, और इस जगह पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा भाई? तो कहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, तो कहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, बराबर। ऐसे एक्सप्लेन किया है। तकलीफ में हो गया, थोड़ा थोड़ा तो तकलीफ होगी। जैसे बात करते हैं बेंजीन, बेंजीन का फोटो देखे हो कभी? ऐसा होता है। अल्टरनेट पोजीशन में क्या होता है भाई, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है। तो ये वाली लेंथ अगर मान लेते हैं कि x है, और ये वाली लेंथ मान लेते हैं कि क्या है भाई, y, ठीक। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कौन ज़्यादा होगा, x ज़्यादा होगी y पे? अरे बोलो हाँ। तो x और y दोनों बराबर आते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शोमीटर से। कैसे एक्सप्लेन करेंगे भैया? रेजोनेंस है ना। ये कहेंगे कि यहाँ पे देख ऐसे रेजोनेंस होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। तो अगले स्ट्रक्चर में जहाँ जहाँ पे सिंगल बॉन्ड था वहीं वहीं पे क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड। और जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ वहाँ क्या आ जाता है, सिंगल बॉन्ड। कहीं समझ तो नहीं रहे हो? अब समझ रहे हो ना? ये दोनों कैसे स्ट्रक्चर कहलाएंगे बेंजीन के? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर, दोनों ही बोलो, दोनों सही है। तो एक्चुअल बेंजीन किसके जैसा दिखेगा बे? पहले वाले जैसा कि दूसरे वाले जैसा? दोनों का हाइब्रिड होगा। और एक्चुअल मॉलिक्यूल में बेंजीन ऐसा। तो यहाँ पे देख, एक जगह पे डबल बॉन्ड है और एक जगह पे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कैसा होगा, आधा बॉन्ड, और यहाँ पे भी आधा बॉन्ड, और यहाँ पे भी आधा। तो अब बताओ कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है बे? बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5, और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, सब जगह बॉन्ड ऑर्डर 1.5। तो सब जगह बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, सेम हो। सब जगह बॉन्ड लेंथ भी सेम होती है, और इसलिए बेंजीन में सभी जगह पे बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सेम होती है, ठीक। और इसलिए बेंजीन को हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम कभी कभी ऐसे नहीं बनाते, हम बनाते हैं ऐसे। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे ये 6 डॉटेड लाइन से क्यों दिखाए, इसको हम दिखा देते हैं एक डॉटेड सर्किल से। सर्किल का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है, घूम रहा है। या फिर कुछ लोग इसको क्या डॉटेड बनाना भी थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, ऐसे कंप्लीट सर्किल से भी बनाते हैं। और ये भी क्या है, सही है, ये भी सही है ना। हाँ, पर कुछ लोग बेंजीन को ऐसे बनाते हैं। ये बेंजीन नहीं है ना, उनको लगता है कि ये बेंजीन का सेंटर है, उसमें हम लोग ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे नहीं होता, ठीक है। ऐसा बेंजीन मत बनाना। अगर तुम बेंजीन का हेक्सागन बड़ा बना रहे हो तो उसके अंदर का गोला भी क्या बनाना होगा, बड़ा बनाना होगा। ऐसे छोटा छोटा गोला नहीं चलेगा, तो ये अलाउड नहीं। ऐसे में से कोई बेंजीन बनाओ, सब सही। तो कोई पूछे कि बेंजीन में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा तो क्या बताओगे,
1.5। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आया ना भाई सबको? ठीक, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खुद से बना सकते हो क्या अपने मन से? ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा, अभी ये छाप रहे हो, जल्दी से छापो, लिखो। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर and actual molecule and calculate bond order in following compounds। पहला लिखो ओजोन, दूसरा लिखो कार्बोनेट। कार्बोनेट का क्या फार्मूला होता है भाई? CaCO3। वो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है। खाली कार्बोनेट बोला भाई, CO3 होगा कि CO3 2 माइनस भाई? CO3 2 माइनस। ये वाला लोइस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे भाई, वो तीर वाला नहीं। तो तुम पूछोगे कौन से ऑक्सीजन ऑक्सीजन बीच में, तो यहाँ पे कितना बॉन्ड ऑर्डर है? 2। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3, 1। तो कौन सा बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा भाई? ये वाला, ये सिंगल वाला कि डबल वाला? सिंगल वाला बड़ा होना चाहिए, लेकिन एक्सरे डिफ्रैक्शोमीटर से क्या आया? दोनों बराबर। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे रेजोनेंस? जल्दी बनाओ। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कहाँ पे आएगा? यहाँ। तो ये वाला बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे? ऊपर वाला कि नीचे वाला? कोई भी तोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस जगह पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। इस जगह पे क्या आ जाएगा? और इस ऑक्सीजन में कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और बीच वाले ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज रहेगा? अभी भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो एक्चुअल मॉलिक्यूल किसके जैसा दिखेगा? कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हुए? 2। एक्चुअल मॉलिक्यूल किसके जैसा दिखेगा? पहले वाले जैसा कि दूसरे वाले जैसा? दोनों के जैसा। तो एक तो सिंगल बॉन्ड है ही सब जगह, ठीक है। एक ऑलरेडी इनके पास सिंगल बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, और एक बॉन्ड है वो कितनी जगह शिफ्ट हो रहा है? 2 जगह। तो हर जगह कितना कितना इफेक्ट आएगा भाई? आधा आधा। ऐसे डॉटेड बनाएंगे, इधर आधा और इधर आधा। अच्छा, बीच वाले में ये जो पॉजिटिव चार्ज है कितनी जगह जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा इस पर ही बना रहा है, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, नेगेटिव चार्ज कितनी जगह जा रहा है? 2 जगह। तो यहाँ पे कितना आएगा? और यहाँ पे -1/2। अब कोई पूछे कि यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है तो क्या बताओगे? 1.5। एक तो है ही, और एक आधा आधा सब जैसा। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये सही से बना पाए थे अपने मन से? तू लोग अभी इतना धीरे धीरे बनाओगे, ठीक। अच्छा, कुछ लोग ना एक फार्मूला भी डिराइव करते हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है नंबर ऑफ bonds divided by number of resonating structure। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ RS। RS का मतलब क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रॉयल स्ट्राइक नहीं। कार्बोनेट का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने आता है ये। अब CO3 2 माइनस, यही है। यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, नेगेटिव चार्ज को यहाँ ले आएंगे और ये वाले बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है। इस जगह पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस जगह पे क्या आएगा भाई? डबल बॉन्ड, यही आएगा। और बना सकते हैं क्या? और भी बना सकते हैं। इस वाले को यहाँ ले आओ और इस वाले को यहाँ। तो अब इस जगह पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और बाकी दोनों जगह पे सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हुए? 3। और एक्चुअल मॉलिक्यूल तब किसके जैसा दिखेगा? तीनों के जैसा, ठीक है। तो कार्बन के 3 ऑक्सीजन के साथ तो ऐसा सिंगल बॉन्ड तो है ही, ठीक है। कितने बॉन्ड है जो घूम रहे हैं? एक बॉन्ड घूम रहा है। कितनी जगह? हर जगह। कितनी जगह घूम रहा है? 3 जगह पे। एक बॉन्ड है, कितना जगह जा रहा है घूमना? 3 जगह। हर जगह कितना कितना इफेक्ट डालेगा? 1/3 1/3, ठीक है।
और निगेटिव चार्ज कितना है? अबे नेगेटिव चार्ज कितना है? 2। और कितनी जगह जा रहा है? 3 जगह। तो हर जगह कितना इफेक्ट आएगा? -2/3, -2/3 और -2/3। ठीक है, कोई बताएगा यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? हाँ? तो एक बॉन्ड तो पूरा है, और ये कितना बॉन्ड है? 1/2 की 1/3? 1 + 1/3 मतलब 4/3। 2 माइनस SO3 का स्ट्रक्चर बनाने आता है? अभी जस्ट बना, तो तुम भी ऐसे ही करोगे क्या? मारेंगे अभी, अपने मन से बनाओ। अच्छा, इस फॉर्मूले में देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्मूले में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में? 4। और कितने स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 3। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 4/3। तो फार्मूला सही है गलत है भाई? सही है। पर इनऑर्गेनिक में भी फार्मूला यूज़ करोगे क्या? अरे इतना फार्मूला ऑलरेडी पढ़ते हो। इनऑर्गेनिक में भी फार्मूला लिखवाएं, कोई ज़रूरत नहीं इस फार्मूले को पढ़ने की। H3PO4 का फोटो बना लेते हो? अरे H3PO4 का तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनवाए थे यार, ये बनेगा। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लोगे? जल्दी से बनाओ। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने बे? 4, है ना? और ये बिना बनाए भी बता सकते हो, लेकिन बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, अगर ढेर सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हो तो बिना बनाए बता सकते हो कि यहाँ पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। कितने बन रहे हैं वैसे बनाने के बाद? 4, है ना? और एक बॉन्ड है जो 4 जगह घूम रहा है, तो हर जगह कितना इफेक्ट आएगा? 1/4, है ना? तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा भे? 1 + 1/4 मतलब कितना? 5/4। और आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए भे? फॉर्मूले। कितने बॉन्ड है? 5। और कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 4। अच्छा, हर ऑक्सीजन पे कितना नेगेटिव चार्ज आएगा? -3/4। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, या तो बॉन्ड ऑर्डर पूछ लेगा या तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज पूछ देगा। ठीक है, एक्चुअल मॉलिक्यूल के अंदर बता लोगे ना। अगला क्या है? ClO-। अब इसमें क्या है कि अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो कोई बॉन्ड है क्या तोड़ने के लिए? नहीं है। तो ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे बोल, नहीं हो रहा है। डिलोकलाइज नहीं हुआ। कितने लोग डिलोकलाइज कर दिए? कितने लोग यहाँ पे रेजोनेंस बना दिए? बनेगा ही नहीं। रेजोनेंस कितने लोग बनाए? हाथ उठाओ। बनाए होंगे सब, हाथ नहीं उठा रहे। ठीक है, बनबे नहीं करेगा। अच्छा, पहुँचे ही नहीं थे, नहीं तो बना ही देते तब तक। तो यहाँ पे रेजोनेंस बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? एक भी नहीं, है ना? तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1। तो बॉन्ड ऑर्डर है। ठीक है, और एक्चुअल मॉलिक्यूल भी यही है। ठीक है, हाँ, पर ClO2 होगा माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा? रेजोनेंस होगा। और बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1.5 पे। और आना भी चाहिए। कितने बॉन्ड हैं? 3। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? अरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1.5। अगला क्या है? ClO3-। इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? बिना देखे बता सकते हो? अरे बिना बनाए बता सकते हो क्या? 3। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? कोई देख के बताएगा? 5/3 दिख रहा है ना? अगला क्या है? ClO4-। तो 4 ऑक्सीजन लग जाए। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे? 4। और बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 7/4। तकलीफ में हो?
आराम से निकाल सकते। अच्छा, ClO4 माइनस में, ClO4 माइनस में कितने निगेटिव चार्ज आएंगे ऑक्सीजन के ऊपर? ऑक्सीजन पे कितना निगेटिव चार्ज आएगा? -1/4। कितना निगेटिव चार्ज है? 1। और कितनी जगह घूम रहा है? 4। तो हर जगह कितना इफेक्ट आएगा? -1/4 पे। SO4 माइनस का स्ट्रक्चर बना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हो ना? आधे लोगों को यही नहीं आता, बनवाया हुआ है यार क्लास में। ये देख, H2SO4 का बनाओ और वहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो, बन जाएगा। ले ले, ये देख, एक तो ये बनेगा, ये वाला इससे अलग है ना। ये वाला भी इससे अलग है। ये वाला भी अलग है। ये वाला ये वाला कितने बन गए बे? मैं नंबरिंग कर देता हूँ। जो लोग 6 या उससे कम बनाए हैं, 6 से कम, वो ये बताएं कि इसमें से कौन सा कॉमन है। कौन सा कॉमन मतलब कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ही बार, मैंने एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 बार बना दिया। अरे बोल, सारे एक ही हैं कि अलग अलग है बे? अलग अलग, 6 अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। अच्छा, कितने बॉन्ड घूम रहे हैं बे चारों तरफ? 2। और कितनी जगह जा रहे हैं? 4 जगह। ध्यान से देख, कितनी जगह जा रहे हैं? 4 जगह। तो हर जगह कितना इफेक्ट डालेंगे? अरे कितना डालेंगे भाई? 1/2। और सल्फर ऑक्सीजन के बीच में ऑलरेडी कितना बॉन्ड है पहले से? 1। तो नेट बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? अरे कितना आएगा? 3/2, ठीक है, 3/2। लेकिन जब फॉर्मूले में रखोगे ना, फॉर्मूले में, तो कितने बॉन्ड है टोटल? 6। और कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 6। तो कितना आएगा? 1। इस बार अलग है। तो कौन सा सही है? फॉर्मूले से करना सही है कि कॉन्सेप्ट से? वे कॉन्सेप्ट से। ये फार्मूला गलत है वे, लिख मत लेना। लिखे तो नहीं ना फार्मूला? कुछ लोग फार्मूला लिख के बैठे होंगे। कोई फार्मूला नहीं होता वे, इस टाइप का कोई फार्मूला नहीं होता, ठीक है। हाँ, पर किताबों में वैसे फार्मूला लिखा रहता है। कितने लोग फार्मूला लिख लिए थे? हाथ उठाओ। बड़े दुख की बात है, काट दो उसे, पढ़ मत लेना वे गलती से, है ना। बहुत सारे लोग पढ़ा भी देते हैं, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं। अगर कोई भी तुम्हें वो फार्मूला पढ़ाते हुए दिखे या कोई भी किताब में वो फार्मूला लिखा हुआ दिखे, क्या करोगे? जला दोगे। हाँ, जो पढ़ाता हुआ दिखे उसको नहीं, उसको मत जला, ठीक है ना। रेजोनेंस समझ में आया कि नहीं आया बे? अरे बोल। बॉन्ड पोलैरिटी एंड आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड टॉपिक है बे। तो मैंने तुमको पहले ही बताया था कि कोई भी बॉन्ड पूरी तरह से ना तो आयनिक होता है और ना ही पूरी तरह से क्या होता है बे? कोवेलेंट। सब बकवास है। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, सब बकवास। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जिसमें ये एक पॉजिटिव चार्ज हो और ये क्या हो? नेगेटिव चार्ज। मतलब इस पे पूरा एक पॉजिटिव चार्ज और इस पे पूरा एक क्या हो? नेगेटिव चार्ज। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जैसे मान लो ये A है और ये B है, तो A पे प्लस होगा और B पे क्या होगा? माइनस। तो A प्लस और B माइनस बनेगा, चार्ज गायब होगा कि नहीं होगा? नहीं। और मान लो कि कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? शेयरिंग। तो इस पे चार्ज आएगा कि नहीं आएगा भाई? A पे कैसा चार्ज आएगा?
कोई चार्ज नहीं। अब बी पे कैसा चार्ज आएगा? कोई चार्ज नहीं, क्योंकि शेयरिंग से चार्ज आता है कि नहीं आता है? नहीं आता। तो इसको हम लोग कैसा बॉन्ड बोलते हैं? कोवेलेंट। पर ऐसा कुछ होता ही नहीं। एक्चुअल में क्या होता है, अगर ए और बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है तो ए और बी दोनों क्या है? अलग अलग तरह के एलिमेंट। कैसे एलिमेंट है? अलग अलग। एक बात होता है, ये ए वाला मैं बताता हूँ ऐसा क्यों नहीं होता, ठीक है? प्योर आयनिक और प्योर कोवेलेंट जैसा क्यों नहीं होता? पढ़ाते प्योर आयनिक और प्योर कोवेलेंट हैं, लेकिन एक्चुअल में प्योर आयनिक और प्योर कोवेलेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? वही बताने जा रहे हैं। ये बता, ए और बी दोनों एक ही एलिमेंट है कि अलग अलग एलिमेंट? अलग अलग एलिमेंट। और अलग अलग एलिमेंट होंगे तो इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी? अलग अलग। और अगर इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग होगी तो इनकी, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है बे? इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी या रिपेल करने की टेंडेंसी? अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए से ज़्यादा है, थोड़ी सी। ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? पूरा शिफ्ट होगा कि थोड़ा सा बे? थोड़ा सा। तो बी पे थोड़ा सा क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और ए पे थोड़ा सा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये जो साइन है ये किसका साइन है? थोड़ा सा का साइन। थोड़ा सा का साइन। तो अगर इलेक्ट्रॉन पूरा शिफ्ट हो जाता तो इस पे पूरा निगेटिव आता और इस पे पूरा पॉजिटिव आता। कैसा बॉन्ड बनता? आयनिक, प्योर आयनिक। अगर इलेक्ट्रॉन जरा सा भी शिफ्ट नहीं होता तो इस पे कोई चार्ज नहीं आता, इस पे कोई चार्ज नहीं आता। कैसा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट। लेकिन इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। तो इस पे कैसा चार्ज आया? थोड़ा सा निगेटिव और थोड़ा सा पॉजिटिव। तो ये आयनिक है कि कोवेलेंट है? तो ये आयनिक कोवेलेंट के बीच में। ये है कोवेलेंट पर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा आयनिक कैरेक्टर भी है। इसी को बोलते हैं आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड्स। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं पोलर बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बोलते हैं बे? पोलर बॉन्ड बोलते हैं। अच्छा, और ये शिफ्टिंग हो ही क्यों नहीं रही है? हो ही क्यों रही है बे? या तो पूरा ही शिफ्ट हो जाता है या तो शिफ्ट ही नहीं होता। बीच में क्यों है ऐसा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। क्योंकि हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? अलग अलग होती है। ये तो नेचर्स लॉ है। सबकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर नहीं कर सकते। सबको इक्वल कमीना कर सकते हैं क्या? नहीं। ऐसा होता तो कितना सही रहता। सब इक्वली कमीने या सब इक्वली सीधे हैं, ठीक है? पर ऐसा हो नहीं सकता। प्रैक्टिकली नेचर में ऐसा पॉसिबल ही नहीं। सबकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग होनी ही थी, क्योंकि सबका साइज़ क्या है? अलग अलग। सबके अंदर इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या है? अलग अलग। तो क्या कर सकते हैं? अब बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो ए के साइड में थोड़ा सा क्या हो जाएगा? शिफ्टिंग होगी। और इस तरह के बॉन्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर बॉन्ड बोलते हैं। और यहाँ पे एक डाइपोल का फॉर्मेशन होता है। डाइपोल जानते हो तुम लोग, फिजिक्स में पढ़े होगे। ये एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज को बहुत पास में रखते हैं तो एक इसका फॉर्मेशन हो जाता है डाइपोल का। और जो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है वो होता है चार्ज इनटू क्या है? डिस्टेंस। चार्ज क्या है? इस पे चार्ज और डी क्या है? इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस। बीच में कैसा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट है? सिंपल मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा, ये वेक्टर है? ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ये वेक्टर है या स्केलर है? वेक्टर है। वेक्टर है। तो इसका डायरेक्शन होता है कहाँ से किधर से किधर पे? पॉजिटिव से निगेटिव कि निगेटिव से पॉजिटिव? अरे पॉजिटिव से निगेटिव कि निगेटिव से पॉजिटिव? हाँ, तो फिजिक्स वाले सर आएंगे वो बताएंगे निगेटिव से पॉजिटिव होता है। हाँ, और वो सही बताएंगे, मतलब ऐसा नहीं, ठीक है? पर केमिस्ट्री में क्या है ना, उल्टा मानते हैं। क्या मानते हैं हम? उल्टा। हम पॉजिटिव से किधर मानेंगे बे? निगेटिव। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम किधर भी मान। तुम निगेटिव से पॉजिटिव मान लो तो भी आंसर वही आएगा। लेकिन हाँ, एक ही क्वेश्चन में एक ही डायरेक्शन में मानना तो सही रहेगा। वैसे मैं जो दिखाऊंगा 90% केस में पॉजिटिव से निगेटिव में दिखाऊंगा, है ना? कुछ एक दो जगह पे मेरे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मैं निगेटिव से पॉजिटिव भी कर देता हूँ। कौन सा सही है? दोनों सही है। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन में डायरेक्शन एक ही लेना, है ना? ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन में एक बार पॉजिटिव से नेगेटिव ले, एक बार नेगेटिव से पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा आंसर में? ऑब्वियसली गलत आएगा, ठीक है? तो इसको हम लोग डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। और डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी कंपाउंड जो होता है वो चार्ज इनटू क्या होता है? डिस्टेंस के बराबर होता है। फिजिक्स वाले सर आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाएंगे, और मैं भी थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये मॉलिक्यूल आयनिक है कि कोवेलेंट है? बे पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। और ये जो बॉन्ड बना है इसको हम लोग पोलर बॉन्ड बोलते हैं। कैसा बॉन्ड बोलते हैं? पोलर बॉन्ड। लिखो,
ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्ड पेयर आर पार्शियली शिफ्टेड towards more electronegative atom. More electronegative atom generate partial negative charge on this atom, दिस एटम मतलब कौन सा एटम? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन अदर एटम। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर कॉल्ड पोलर बॉन्ड। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड आर कॉल्ड पोलर बॉन्ड। The bond polarity of any bond is measured, हाँ उसी में ऐड कर दो या नीचे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। The bond polarity of any bond is measured by dipole moment। डाइपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से या पी से? म्यू से रिप्रेजेंट डाइपोल मोमेंट। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैग्नेटिक मोमेंट को भी मैं किससे रिप्रेजेंट करता था? म्यू से। और डाइपोल मोमेंट को भी किससे रिप्रेजेंट करता हूँ मैं? म्यू से। तो ये जो म्यू है ना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। कभी कभी पूछता है मैग्नेटिक मोमेंट है और लोग डाइपोल मोमेंट निकाल के चले आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में देख लेना कि डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, वहाँ लिखा रहेगा स्पेसिफिकली। तो हम किसी भी एलिमेंट का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उससे ही उस बॉन्ड की पोलैरिटी निकालते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा तो बॉन्ड पोलैरिटी क्या होगी? अरे बोल, ज़्यादा हो, ठीक है। बॉन्ड की पोलैरिटी अगर ये शिफ्टिंग ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा? ज़्यादा आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बे? ज़्यादा आएगा। ये जो शिफ्टिंग होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं बे? पोलराइजेशन बोलते हैं। और ये पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा, ये जो चार्ज आएगा ये क्या होगा? ज़्यादा होगा। और चार्ज ज़्यादा होगा तो मतलब आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा हो, कोवेलेंट कैरेक्टर पे? अरे बोल, चार्ज ज़्यादा आएगा मतलब आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा? आयनिक ज़्यादा। आयनिक कैरेक्टर क्या होता है? चार्ज होना। और कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है? चार्ज ना होना, अनचार्ज होना। तो जितना शिफ्टिंग होगा चार्ज उतना ही क्या होगा? बढ़ेगा। तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, चार्ज बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। देख रहा है ना बे? इसका मतलब अगर डाइपोल मोमेंट किसी कंपाउंड का ज़्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर भी क्या है? ज़्यादा। तकलीफ में हो? लिखो, उसके नीचे लिखो ड्यू टू इंक्रीज इन पोलराइजेशन। लिखो ड्यू टू इंक्रीज इन पोलराइजेशन and charge on each element increase, that is dipole moment of the compound increase, hence ionic character in the compound increases। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट of a pure ionic compound A plus B minus। A plus B minus कैसे लिखोगे? समझ में आ रहा था ना? दोनों सुपरस्क्रिप्ट में लिखोगे बे, A plus B और माइनस, ठीक। having bond length 1 angstrom। एक एंगस्ट्रॉम का एक कंपाउंड है, इसका बॉन्ड लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम है और प्योर आयनिक कंपाउंड है। हालांकि प्योर आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है, पर स्टिल ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। ये तुम्हें एज्यूम करके करना है कि प्योर आयनिक कंपाउंड है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जल्दी निकालो।
कभी डाइपोल मोमेंट का फार्मूला लिखवाया है कि नहीं लिखवाया भैया? अबे लिखवाया कि नहीं लिखवाया? क्या लिखा है? तो प्योर आयनिक कंपाउंड है, यहाँ देख, तो पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम। और चार्ज कितना होगा यहाँ पे? Q के बराबर। Q कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 क्या? कूलम। इंटू क्या? ये डिस्टेंस कितने में लिखेंगे? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 किस में बे? मीटर। सॉल्व करेंगे, मेहनत करेंगे और आंसर निकालेंगे। ये आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 कूलम मीटर। कूलम मीटर आएगा। और ये कौन से यूनिट में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं? SI यूनिट। किस में सॉल्व कर रहे हैं बे? SI में। ये समझ में आया ना सबको? लेकिन क्या है ना, केमिस्ट्री में हम लोग SI यूनिट नहीं यूज़ करते। हम क्या यूज़ करते हैं? CGS। बकवास रूल एकदम। हम केमिस्ट्री में एकदम CGS रूल फॉलो करते हैं। और CGS में चार्ज की वैल्यू, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन 1.6 नहीं होता। 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 नहीं होता। CGS में 1 एंगस्ट्रॉम को हम लोग ऐसे मीटर में कन्वर्ट नहीं करते। किस में कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि CGS में जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है? ये होता है 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU। ये जो मैंने लिखा है ये क्या लिखा है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इन कौन सा सिस्टम में? CGS सिस्टम। और 1 एंगस्ट्रॉम को किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग? सेंटीमीटर में। 10 टू द माइनस 10 से करोगे? 10 टू द माइनस 12 में 8 सेंटीमीटर। समझ में आया? मल्टीप्लाई करो क्या आता है? 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। ESU का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो एग्जाम में क्या हो सकता है ना, दोनों ही ऑप्शन तुम्हें किताब में मिल सकते हैं। ऑप्शन तुम्हें ऑप्शन में मिल सकते हैं। एक तो ये जो ऊपर वाला है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 कूलम मीटर होगा, और या फिर 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन में देख लेना कि कौन सा यूनिट है। कौन सा आंसर सही है वे? दोनों सही। और जो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 होता है ESU सेंटीमीटर, इसको हम लोग बोलते हैं 1D/, क्या बोलते हैं वे? D/, कैपिटल D, कैपिटल B और YE, कहीं पे स्मॉल भी लिखा रहता है। D/, समझ में आ रहा है? हाँ, ये बाई नहीं बे, वो D/, तो इसको हम D/, बोलते हैं या, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं 1D से। तो यहाँ पे देख 1 इंटू 10 पावर माइनस 18 को हम क्या लिखते हैं? 1D/। तो हम इसको क्या भी लिख सकते हैं? 4.8 D/। इसको हम लोग 4.8 D/, बोलते हैं। D/, या फिर D से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन में इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तीनों मतलब 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 29 कूलम मीटर, या फिर 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, या फिर 4.8 D/। ये तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नहीं करा रहे थे, पढ़ा रहे थे। क्वेश्चन अब कराते हैं। फाइंड डाइपोल मोमेंट of a pure ionic compound having bond length pure ionic compound AB, A plus B minus, having bond length 150 picometer, 150 picometer। जल्दी करो, कर लिया होगा। ये आ रहा है, बात मत कर। ये आ रहा है 7.2 D/। ये कितने लोग सही से आंसर निकाल पाए? सही है बे, हर बार गलत ही देंगे क्या? कैसे निकाले बे? कर दूं या कर लोगे? कितने लोग चाहते हो कि बता दूं? हाथ उठाओ। अबे हाथ उठाओ, बताएंगे फिर से।
खड़ा हो जाओ, मैं सॉल्व नहीं करता। जो डाइपोल मोमेंट होता है वो कितना होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज कितना है? -10 क्या? ESU इनटू डिस्टेंस कितना दिया है? 150 इनटू कितना? 10⁻10 की 12 है, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में बताना, तो मल्टीप्लाई नहीं कर लेगा बे। अब मैं करूँ ये मल्टीप्लाई, ये आएगा 7.2 D/। बीच के कुछ स्टेप में खा गया, भूख लगी थी, बैठ जाओ। चलो ऐसा करते हैं, डाइपोल मोमेंट हो गया। अभी डिस्टेंस देके चार्ज पूछते हैं, या चार्ज देके डिस्टेंस पूछे? नहीं, डिस्टेंस देके चार्ज पूछते हैं। लिखो, a compound AB of bond length 125 picometer, 125 picometer have dipole moment of 1.5 D/। Calculate charge on each element and percentage ionic character कर लिया होगा। कितने लोग कुछ आंसर निकाल लिया बे? निकाला ना? यहाँ देख, डाइपोल मोमेंट कितना दिया था? 1.5 D/, मतलब 10⁻18 इज इक्वल टू चार्ज हमें नहीं पता, इज इक्वल। तो कुछ लोग इसके लिए भी फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो लोग फॉर्मूला याद करो क्या? कर लो तो अच्छी बात है, पर कोई फायदा नहीं होगा, है ना। एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाएगा। तो ये ऑब्जर्व वाले की जगह पे क्या याद आने लगेगा? कैलकुलेटेड। और कैलकुलेटेड वाले की जगह पे ऑब्जर्व। तो क्या करोगे? और 100 नीचे आने लग गया तब कुछ नहीं जानते। तो अगर तुम्हें अपनी मेमोरी पे भरोसा है, ये फार्मूला याद करो, एग्जाम में एकदम सही आंसर निकालो। और मेमोरी भरोसा नहीं है, दिमाग लेके जाना और कॉमन सेंस यूज़ करना, जो आंसर आएगा वही सही होगा। समझ में आ रही बात? एक और छोटा क्वेश्चन करते हैं। देखो, डाइपोल मोमेंट ऑफ a compound AB having bond length 175 picometer 175 picometer is 2.1 D/। 2.1 D/। Calculate percentage of covalent character in the compound। तो आयनिक कैरेक्टर का तो फार्मूला लिखवा दिए, कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे निकालोगे भैया? 100 में से घटा देना, ये भी कोई बताने वाली बात है। कितने लोग कुछ न कुछ आंसर निकाल लिए? आंसर है 75%। हाँ तो सही है। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कितना आया? 25। तो परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर कितना आएगा? 75। बता दें? कितने लोग चाहते हो बता दे? हाथ उठाओ। अरे हाथ उठाओ, बताएंगे फिर से। अगर कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर आयनिक कैरेक्टर होगा तो आयनिक कंपाउंड के अंदर भी कैसा कैरेक्टर आएगा? कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। तो कोई कंपाउंड प्योरली आयनिक भी नहीं होता, ठीक है, उसके अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। और इसके बारे में पढ़ाएंगे अगली क्लास में।